हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता मित्तल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई हब। इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो बाइपोलैरिटी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा वर्ल्ड जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जो देश यूएसए के साथ थे वो यूएसए के साथ माने गए और कुछ कंट्रीज़ ने यूएसएसआर को सपोर्ट किया। ओके, सो यूएसएसआर स्टार्ट कहाँ से हुआ? वोल्सेविक रशियन रेवोल्यूशन के दौरान जो लीडर थे वो थे लेनिन। उसके बाद लेनिन ने रसिया के साथ लेनिन जो है रसिया के लीडर थे, तो रसिया के साथ 14 और कंट्रीज़ को मिला के एक ग्रुपिंग बनाई, जिसको नाम दिया गया यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन। और ये ग्रुप बन के तैयार हुआ 1922 को। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नियम और कानून इम्प्लीमेंट होंगे वो सब इन 15 देशों में इम्प्लीमेंट होंगे। साथ साथ जिस तरीके की अर्थव्यवस्था या जिस तरीके की इकोनॉमी या जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट वो सब आएगा, तो इन 15 देशों पर एक साथ आएगा। ओके, तो जो रशियन रेवोल्यूशन था उसका मेन पर्पस था सोशलिज्म, यानी कि सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करना। ये सोशलिज्म का है जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी किसी के पास, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होगी, जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो सब स्टेट की होंगी, और साथ में इगैलिटेरियन समाज की ये लोग स्थापना करते हैं, यानी कि सब लोग समान होंगे, जिसमें बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो सब स्टेट के द्वारा फुलफ़िल की जाएंगी लोगों की। अच्छा, कोल्ड वॉर एरा, क्योंकि दो सुपर पावर, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कोल्ड वॉर की वो थी बर्लिन वॉल बर्लिन वॉल का बनाए जाना 9 नवंबर 1961 को। 9 नवंबर 1961 में बर्लिन वॉल बनाई गई, जिससे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का विभाजन हो गया, जिससे जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। उसके बाद इस चैप्टर में जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि किस तरीके से जो विश्व है वो उसमें जो दो सुपर पावर थी उनका उसमें से एक का अंत होगा, तभी एक के पास एक जो कंट्री होगी वो सुपर पावर बनेगी। यानी कि पहले दो कंट्रीज़ थी या दो कंट्रीज़ का ग्रुप था, सोवियत यूनियन एंड यूएसए। लेकिन धीरे धीरे कुछ पॉलिसीज़ के कारण या लोग परेशान हो गए उसके कारण, या जो प्रेसिडेंट नए आए जैसे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उनकी नीतियों से जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस आई। साथ में जो वेस्ट में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे थे, रशिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे सोवियत यूनियन के अंदर। सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी, या वो डगमगाती जा रही थी, क्रैश होती जा रही थी। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। तो बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया लोगों के द्वारा 1989 में। लोगों के द्वारा इस वॉल को गिरा दिया गया, जिससे और इस घटना को माना जाता है दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इससे कम्युनिस्ट ब्लॉक या सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन डिसइंटीग्रेशन हुआ कब? ऑन December 25, 1991 में द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 रिपब्लिक्स। गोर्बाचेव एंड रिफॉर्म्स। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985। तो हम इसके पीछे के रीजन देखेंगे कि किस तरीके से जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो 1985 में 1985 को मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, और क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इकोनॉमिक स्पेयर्स एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स में। तो पहला था पेरिस्ट्रोइका, दूसरा था ग्लासनोट। ये दोनों ही रशियन टर्म्स हैं। पेरिस्ट्रोइका का मीन्स था रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब था लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमिक स्फीयर। तो सोवियत यूनियन में लिबरलाइजेशन लाने की कोशिश की इन्होंने इकोनॉमिक स्फीयर्स एज वेल एज इन पॉलिटिकल स्फीयर, जिसको इन्होंने ओपननेस यानी ग्लास नोट्स का नाम दिया। लेकिन बट लेटर दीज पॉलिसीज वर क्रिटिसाइज्ड बाय अदर कम्युनिस्ट लीडर। जब ये देखा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक जो जनरल सेक्रेटरी है वो इस तरीके के नियम लेके आ रहा है जो कि सोशलिज्म के एकदम खिलाफ है, तो जो कम्युनिज्म पार्टी के कुछ हार्डलाइनर्स नेता थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और वो कू लेके आ गए, जिसका विरोध एक नेता थे बोरिस यल्तसिन इन्होंने किया। और इस कू का विरोध करके इन्होंने डिमांड की जनरल इलेक्शन करवाने की। और जनरल इलेक्शन करवाने की जब इन्होंने डिमांड की, लोगों के जो मुद्दे थे उनकी बात रखी, तो लोगों ने तो
लोगों ने फिर इनको जब जनरल इलेक्शन हुआ तो उनको हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। सीपी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ कुछ रिफॉर्म्स कर दिए थे, साथ ही वेस्ट में कंट्रीज़ में लोग रिफॉर्म्स देख रहे थे, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो लोग देख रहे थे। तो इसलिए इन लोगों ने जो है जब इलेक्शन हुआ तो बोरिस येल्तसिन जो है जीत गए और वो सबसे पहले प्रेसिडेंट बने आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ओके, इससे क्या हुआ? क्योंकि इन्होंने कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, साथ में इन्होंने डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया और इन्होंने अंततः घोषणा कर दी 25 दिसंबर ऑफ 1991 को कि जो यूक्रेन है और रसिया और बेलारूस, इन तीनों ने क्या घोषणा कर दी मिलकर कि सोवियत यूनियन का क्या हो गया है? डिसइंटीग्रेशन। Under the leadership of Yeltsin, the countries of Eastern Europe and 3 major republics of USSR, यूक्रेन, रसिया एंड बेलारूस, 3 मेन कंट्रीज, इन्होंने क्या किया? सोवियत यूनियन के एंड को अनाउंस कर दिया और वहाँ पर जो भी कंट्रीज थी उनमें कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया। साथ ही जो 15 कंट्रीज थी उनमें से 8 कंट्रीज ने अपना एक ग्रुपिंग बनाई जिसको नाम दिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब ये क्या था? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें क्या था कि जिसमें इन कंट्रीज़ ने एक साथ मिलकर ये समझौता किया कि उनका जो मूवमेंट ऑफ ट्रेड होगा, लेबर होगा या गुड्स होगा, वो आराम से हो सकेगा बिना किसी टैरिफ के। उन्होंने अपने लिए एक ग्रुप बना लिया 8 कंट्रीज़ का। अब हम इसमें देखेंगे कौन सी 15 कंट्रीज़ थी जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उभर के आई। तो सबसे पहले तो रशिया मेन पावर थी और सोवियत संघ का जो भी उत्तराधिकारी था वो बना रशिया। उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद देखेंगे किर्गिस्तान, उसके बाद देखेंगे ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन और लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। सो ये 15 कंट्रीज़ थी जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिपेंडेंट हुई। और जो 8 कंट्रीज़ थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, वो थी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और बाद में इसमें जॉर्जिया भी शामिल हो गया। तो बाद में ये 9 कंट्रीज होगी, लेकिन स्टार्टिंग में 8 कंट्रीज ने मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया, जिसमें बिना किसी टैरिफ के इन्होंने ट्रेड, गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरे की कंट्रीज में आने के लिए परमिट किया। अब हम बात करेंगे रीज़न फॉर द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन का रीज़न क्या था? तो मेन रीज़न ये था, जब भी सिटीजन्स की एस्पिरेशन फुलफिल नहीं होती हैं तब लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और वही अपोजिशन का कारण था कि जब कंट्री के अंदर ही विरोध होने लगा तो बाहर की पावर से आप किस तरीके से लड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था ऑन द सोवियत सिस्टम। तो जिससे क्या हुआ? करप्शन हुआ, अकाउंटेबिलिटी थी नहीं, पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी का पॉलिटिकल कंट्रोल चल रहा था ओवर 70 ईयर्स। तो वो अपनी मनमानी कर रहे थे। साथ में क्योंकि सुपर पावर बनने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे वेपन्स बनाए, साथ में न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। तो जो भी रिसोर्सेज या जो टैक्स पेयर्स की मनी थी वो सब किस में जा रही थी? न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में वो जा रही थी। तो इस चीज़ का लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। साथ ही ये वेपन्स बनाने के चक्कर में जो सोवियत यूनियन था वो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे होता जा रहा था एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट। रसिया का डोमिनेंस, पूरे 15 देशों का एक यूनियन था, लेकिन फिर भी एक कंट्री का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस था जो कि रसिया था। तो सारे फैसले जो है वो सिर्फ और सिर्फ रसिया लेता था उन सभी कंट्रीज़ के लिए। तो आखिरकार डिमांड होती है कि जो वो देश थे, जो छोटे छोटे और कंट्रीज जो कि सोवियत यूनियन के साथ शामिल थे, उनमें नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जागने लगे और उन्होंने डिमांड की कि उनको भी सॉवरेनिटी मिलनी चाहिए, उनको भी अपने देश के डिसीजन लेने की पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, और साथ में जो अपोजिशन टू द रिफॉर्म्स मेड बाय गोर्बाचेव ने जो भी रिफॉर्म किए, हालांकि वो अच्छे थे, वैसे ही थे जैसे लोग चाहते थे, लेकिन ये बहुत ही स्लो थे, क्योंकि ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास करने की, लेकिन बहुत ही वो क्या थे? स्लो थे। स्टैग्नेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर फूड, क्योंकि कोई भी वॉर होता है, चाहे वो कोल्ड वॉर हो, चाहे वो शूटिंग वॉर हो या हॉट वॉर हो,
उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसा लगता ही लगता है। अगर कोल्ड वॉर था तो कोल्ड वॉर में क्या था, ये लोग आर्म्स इकट्ठे करते जा रहे थे कंपटीशन करने के लिए, तो बहुत सारा पैसा जो है वो आर्म्स रेस में ख़त्म हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा बदतर हालत में आ गई, इतनी बदतर हालत में आ गई कि लोगों के पास कंज्यूमर गुड्स की भी कमी पड़ने लग गई। अब हम बात करेंगे कि इस डिसइंटीग्रेशन के परिणाम क्या क्या हुए। सबसे पहला परिणाम कि जो कोल्ड वॉर था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद जो आइडियोलॉजी का डिस्प्यूट था सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, वो डिस्प्यूट कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग गया, ख़त्म हो गया। राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड यानी अमेरिकन हेजेमनी, जब दो सुपर पावर थी एक ख़त्म हो गई तो एक की ही सुपर पावर रह गई, जो कि अमेरिका जो है सुपर पावर बन के उभरा, और वर्ल्ड का राइज जो है यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में हमें देखने को मिलता है। साथ में जो आर्म्स रेस चलती थी सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में, तो वो ख़त्म हो गई। एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक, जो सोवियत ब्लॉक था वो ख़त्म हो गया, और साथ में जो 15 नई कंट्रीज़ थी उनका उदय हुआ। रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन, रशिया जो है सक्सेसर बन गया सोवियत यूनियन का। चेंजेस इन पावर रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि पहले दो सुपर पावर थी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन अब क्या है, पावर रिलेशंस जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बदल गए, क्योंकि अमेरिका की जो हेजेमनी थी वो कायम हो गई। देयर वॉज अ क्वेश्चन मार्क ऑन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी एकदम से क्या है, ख़त्म होने की कगार पर थी, इसलिए उस पर क्वेश्चन मार्क था। डोमिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट लिबरल सिस्टम, कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट लिबरल सिस्टम हर एक कंट्री ने अपनाया, क्योंकि हर कोई अपने यहाँ डेवलपमेंट चाहता था। सो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी, शॉक क्या, एकदम से शॉक लगना। तो क्या शॉक लगा? ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम, जब किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अचानक से ट्रांजिशन होता है, जैसे कि यहाँ पर सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट में ट्रांजिशन हुआ इन रसिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप, सबने क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम अपना लिया, तो इसको क्या कहा गया? शॉक थेरेपी। और ये जो शॉक थेरेपी अपनाई गई वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की देखरेख में अपनाई गई। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसके द्वारा गाइड की गई, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आईएमएफ के नाम से जाना जाता है, और साथ में वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के द्वारा गाइडेड थी शॉक थेरेपी। फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी मतलब सोशलिज्म से कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ मूव करना, यानी कि सोशलिज्म क्या था, जहाँ पर जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होगी वो स्टेट के पास होगी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम है जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा दिया जाता है। तो प्राइवेट ओनरशिप इज़ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द ओनरशिप, यानी कि अब हर कोई अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, अपना घर खरीद सकता है, या कोई भी ज़मीन उसको चाहिए, कहीं भी प्रॉपर्टी चाहिए तो वो खरीद सकता है, यानी कि अब वो ओनर होगा अपनी ज़मीन का। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, जितनी स्टेट प्रॉपर्टी थी उस सब का प्राइवेटाइजेशन किया गया। जैसे रेलवे है, अगर वो रेलवे जो स्टेट के अंडर था उसको बेचा गया, या कोई जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो स्टेट कंट्रोल्ड थी सोशलिज्म में, सोशलिस्ट स्टेट में, तो वो सब बेच के प्राइवेट हाथों में चली गई। प्राइवेट फार्म इंस्टीट्यूट ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, जैसे कलेक्टिव फार्म्स का कंसेप्ट था सोशलिज्म में, और उसको बदल के क्या है प्राइवेट फार्म, यानी कि अब लोग अपने पर्सनल फार्म क्या है खरीद सकते थे। अडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड सिस्टम, यानी कि फ्री ट्रेड सिस्टम, अब कोई भी कंट्री आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर सकती थी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं थी, फ्री इकोनॉमी यानी ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट अपनाया गया। म्यूचुअल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी, यानी कि अब एक दूसरे से एक्सचेंज यानी कन्वर्ट कर सकते थे पैसा, पहले ऐसा नहीं था। इंटीग्रेशन विद द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था उससे इंटीग्रेट किया गया, यानी कि उनके सिस्टम को कहीं ना कहीं अपनाया गया। अब इस कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे शॉक थेरेपी के? तो रसियाज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरल कोलैप्स्ड, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, क्योंकि पहले क्या था, पहले सब स्टेट कंट्रोल हुआ करता था, फिर अचानक से ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, प्राइवेट हाथों में आने लगी, क्योंकि रसिया की जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, इसलिए वहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स होने लगा। इकोनॉमिक रिजल्ट्स वर एट नॉट फेवरेबल, जो इकोनॉमिक रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे, इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही थी। हैवी फॉल इन द रशियन रूबल,
जब इकोनॉमी डाउन जाएगी तो ऑब्वियसली रसिया की जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा, रसिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया और उनकी करेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन होगी। एंड ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ दिस सोशल वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर यानी कि जो जिम्मेदारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ स्टेट के द्वारा फुलफिल की जाती थी, पुअर लोगों को हेल्प दी जाती थी, वो सब क्या हो गया, वो वाला सिस्टम क्या है, ख़त्म हो गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैराज सेल कौन सी, किस चीज़ की गैराज सेल, जो भी स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी थी, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो कोई अलग से वैसे ज़मीन हो, तो हर चीज़ क्या है, प्राइवेटाइज कर दी गई। हर चीज़ की सेल लगा दी गई। तो 90% प्रॉपर्टी जो कि स्टेट के कंट्रोल में थी उसको बेचना पड़ा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी। तो प्राइवेट लोगों ने जब खरीदा तो फिर एकदम से अगर आप किसी चीज़ को बेचते हो तो बहुत ज़्यादा वो सस्ते में बेचती है। तो क्या हुआ, बेची गई प्राइवेट लोगों को, और वो थ्रो अवे प्राइजेस में कि बस बेचना है, इसलिए बहुत ज़्यादा सस्ती प्रॉपर्टी लोगों ने खरीद ली। इंक्रीज इन इकोनॉमिक इक्वालिटी, अब इससे क्या हुआ, जो रिच लोग थे वो और ज़्यादा रिच हो गए, जो पुअर थे वो और ज़्यादा पुअर हो गए। पहले पुअर लोग जो थे उनको स्टेट से हेल्प मिल जाती थी, अब वो हेल्प पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। फूड क्राइसिस आ गया, राइज ऑफ माफिया क्लास, जिन लोगों के पास पैसा था वो सब माफिया क्लास में आ गए। ड्यू टू नॉन बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और क्योंकि यहाँ पर जल्दी से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं बना, जो पार्लियामेंट थी, जो रशियन पार्लियामेंट होती है उसको डूमा के नाम से जाना जाता है, जो पार्लियामेंट थी वो वीक थी। एंड मोर पावर टू द प्रेसिडेंट, राइज ऑफ अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट रूल, और इससे क्या हुआ, ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास आ गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल, अथॉरिटेरियन रूल बन गया। हम देखेंगे कि ये जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होने वाला था या हो गया, उसके पहले और उसके बाद में क्या क्या जो कॉन्फ्लिक्ट थे या टेंशन्स थे, जो भी सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज़ थी उनके बीच में, जिससे ये सारी चीज़ें हुई। तो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो या तो उनके अंदर ही कुछ सिविल वॉर या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, साथ में जो एक्सटर्नल फोर्सेस की जो इंटरफेरेंस था, उससे भी कहीं ना कहीं इन देशों में तकरार बढ़ी, या इन देशों के अंदर ही अलग अलग आवाज़ें उठने लगी। इन रशिया में अगर देखते हैं तो टू रिपब्लिक्स ऑफ रशिया, कौन कौन, चेचन्या एंड डेगिस्तान, हैव हैड वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होता है कि किसी एक कंट्री के अंदर ही, इस कंट्री के अंदर ही कुछ स्टेट में, या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट या 2-3 स्टेट में वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनको अलग कंट्री बना दिया जाए। तो ऐसे ही दो स्टेट चेचन्या और डेगेस्तान में वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुए। वहीं तजिकिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया में है, वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ा ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टिल 2001। चेकोस्लोवाकिया जो कि वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, चेक एंड स्लोवाकिया। बाल्कन रीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी सिविल वॉर चल रहा था, जिससे कि यूगोस्लाविया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया। बाल्टिक रीजन की बात करें तो लिथुआनिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट इन 1990, तो लिथुआनिया अपने आप खुद ही इनसे अलग हो गया। उसके बाद एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों कंट्रीज जो थी 1991 में 1991 में यूएन की मेंबरशिप इन्होंने हासिल कर ली, और बाद में 2004 में इन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया। अब हम बात करेंगे इंडिया के जो रिलेशन थे वो रशिया के साथ कैसे थे, एंड अदर फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज जो थी जैसे यूक्रेन, बेलारूस, इन सब के साथ इसके संबंध कैसे थे। इंडिया हैज़ गुड रिलेशन विद फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज, स्पेशली विद रसिया। ज़्यादातर जो इंडिया का हमेशा से रसिया के साथ मोस्टली अच्छा ही रिलेशन रहा है, क्योंकि 1971 में इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक संधि की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि 20 सालों के लिए की थी। उस समय रशिया ने हेल्प की थी इंडिया की बांग्लादेश से लड़ने के लिए, और मोस्टली हम लोग जो वेपन्स खरीदते हैं वो सब रशिया से ही खरीदते हैं। बोथ रशिया एंड इंडिया ड्रीम्ड ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, दोनों रशिया और इंडिया चाहते थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, यूनिपोलर नहीं, क्योंकि एक के पास
पावर नहीं होनी चाहिए। बोथ कंट्रीज बिलीव इन को एग्जिस्टेंस, यानी कि सबका एग्जिस्टेंस हो, सबकी सुरक्षा हो, कलेक्टिव सिक्योरिटी में बिलीव करते थे। टेरिटोरियल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हर कंट्री अपने देश के डिसीजंस खुद से ले सके। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, सबकी अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी हो। सेटलमेंट ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग, जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में वो डायलॉग के द्वारा सुलझाए जाए, ना कि युद्ध के द्वारा। ये दोनों कंट्री फेवर करती थी। और साथ में यूएन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाना चाहती थी ये कंट्रीज, और डेमोक्रेसी का हर जगह चाहते थे कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो। इन द ईयर 2001 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स वर साइंड बाय इंडिया एंड रसिया। और 2001 की अगर हम बात करें तो 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया इज़ बिग बायर ऑफ रशियन आर्म्स, इंडिया बहुत ज़्यादा अपने जो आर्म्स खरीदता है, जो वेपन्स खरीदता है, वो रसिया से खरीदता है। ऑयल इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम रसिया, हम बहुत सारा जो ऑयल इम्पोर्ट करते हैं वो रसिया से करते हैं। रसिया हेल्प्स इन न्यूक्लियर प्लानिंग एंड स्पेस प्लानिंग, रसिया ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है न्यूक्लियर प्लान करने में और साथ में स्पेस प्लानिंग करने में भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और वो जो टेक्नोलॉजी की हेल्प की वो रसिया ने की है। इंडियन आर्टिस्ट स्पेशली लाइक्ड इन उज्बेकिस्तान, जो इंडियन आर्टिस्ट हैं जैसे राज कपूर वगैरह, और या फिर उनकी जो हिंदी मूवीज़ हैं वो सब देखी जाती है उज्बेकिस्तान में। सो हम देखते हैं ओवरऑल कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन थे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रहे थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन। सो पहले जो लीडर जिनकी हम बात करेंगे वो हैं व्लादिमीर लेनिन। ये फाउंडर थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के ये फाउंडर रहे। रशियन रेवोल्यूशन को इन्होंने लीड किया था, लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में हुई थी। उसके बाद ये फाउंडर हेड बने यूएसएसआर के। जोसेफ स्टालिन का कंट्रीब्यूशन अगर देखें, ये सक्सेसर थे लेनिन के। इन्होंने ये लीडर रहे 1924 से लेकर 1953 तक। इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं तथा अपनी कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की पॉलिसी के लिए ये जाने जाते हैं। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ द 1930s, अथॉरिटेरियन फंक्शनिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद इन द पार्टी। तो जो इनके पार्टी के अंदर राइवल्स थे उन्होंने उन सबको एलिमिनेट कर दिया था, और ये अपने अथॉरिटेरियन रूल के लिए भी जाने जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे निकिता क्रुश्चेव की। इन्होंने ये लीडर रहे सोवियत यूनियन के 1953 से लेकर 1964 तक। इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जो बेसिकली जो सजेस्ट करते थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द वेस्ट, इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग पॉपुलर रिवेलियन इन हंगरी एंड इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को भी लीड किया था। क्यूबा में मिसाइल स्टेशन कर दी थी, जिससे कि जो यूएसए है वो भी मिसाइल लेके अपना तैनात हो गया था, जिससे कि निकिता क्रुश्चेव ने अपनी मिसाइल्स को वहाँ से वापस मंगवा लिया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट घटना थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर के दौरान। लियोनिड ब्रेजनर, लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, ये रहे 1964 से लेकर 1982 तक, 1964 से टू 1982 तक। इन्होंने एशियन कलेक्टिविटी सिक्योरिटी सिस्टम प्रपोज किया, इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग पॉपुलर रिवेलियन इन चेकोस्लोवाकिया एंड इन्होंने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया। मिखाइल गोर्बाचेव लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, जो कि 1985 से 1991 तक रहे। इन्होंने आर्म रेस को रोक दिया था यूएस के साथ। इन्होंने जो जर्मनी के यूनिफिकेशन में काफ़ी हेल्प की। ही इज़ ब्लेम्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसी लेके आए थे ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका वाली, जिससे कि वो लिबरलाइजेशन चाहते थे इकोनॉमिकल इश्यूज़ और पॉलिटिकल इश्यूज़ में, लेकिन इनको ब्लेम किया जाता है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए। और ये जो थे फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बोरिस येल्तसिन, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ओके, टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन।
1985 में मार्च में मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बनते हैं सोवियत यूनियन के, और बोरिस येल्त्सिन जो थे हेड थे कम्युनिस्ट पार्टी के इन मॉस्को में। 1988 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगेन इन लिथुआनिया एंड लेटर स्प्रेड टू एस्टोनिया, और जो लिथुआनिया था वो 1990 के दौरान वो जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था। 1989 अक्टूबर की अगर हम बात करेंगे, यूएसएसआर डिक्लेयर दैट द वार्सा पैक्ट मेंबर आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। बर्लिन वॉल इन नवंबर, और जो बर्लिन वॉल वाली जो घटना हुई थी, जब बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया लोगों के द्वारा, वो थी नवंबर में, और वार्सा पैक्ट के मेंबर को यूएसएसआर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो अपना फ्यूचर खुद से डिसाइड कर सकते हैं। 1990 फरवरी में गोर्बाचेव स्टेप्स the Soviet Communist Party of its 72 years long monopoly on power by calling on the Soviet Parliament to permit multi-party politics। तो इन्होंने क्या किया, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत की। 1990 मार्च में लिथुआनिया becomes the first of the 15 Soviet Republic to declare its independence, और 1990 में लिथुआनिया जो था वो 15 जो सोवियत रिपब्लिक्स थे उसमें सबसे पहला देश बना जो कि जिसने इंडिपेंडेंस प्राप्त की। 1990 जून में रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। जो रशियन पार्लियामेंट थी उसने सोवियत यूनियन से अपनी जो इंडिपेंडेंस थी उसको डिक्लेयर कर दिया। 1991 जून में बोरिस येल्त्सिन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। 1991 सितंबर में 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया यूएन मेंबर बन गए थे। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, लातविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया यूएन के मेंबर बन गए थे 1991 में। दिसंबर 1991 में रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन डिसाइड टू एनल द 1922 ट्रिटी ऑन द क्रिएशन ऑफ द यूएसएसआर। तो इन्होंने क्या किया, इस ट्रिटी को ख़त्म कर दिया। 1922 में जो ट्रिटी हुई थी जिससे कि यूएसएसआर बना था, उस ट्रिटी को उन्होंने ख़त्म कर दिया था रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सीआईएस, और सीआईएस का स्टैब्लिशमेंट हुआ जिसमें 8 कंट्रीज़ थी। बाद में जो जॉर्जिया था उसने ज्वाइन कर लिया था। तो एक बार इन कंट्रीज़ के नेम्स याद रखने हैं। रशिया टेक्स ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन। रशिया ने जो यूएन में यूएसएसआर की सीट थी उसको ले लिया, क्योंकि जो रशिया था वही यूएसएसआर का सक्सेसर बना। अब हम देखेंगे कुछ और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ रह गया है, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था। तो ये चलाया गया अगस्त 1990 को। क्यों चलाया गया और किस किस के बीच था? इराक और 42 कंट्रीज जो कि यूएसए लीड कर रहा था। पर्पस क्या था? टू लिबरेट कुवैत फ्रॉम इराक। तो इराक ने कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया था, तो उसको आज़ादी दिलाने के लिए ये युद्ध चलाया गया यूएसए के द्वारा, जिसके साथ 42 कंट्रीज सपोर्ट में थी। ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर वॉर और वीडियो गेम वॉर। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वॉर जो है कंप्यूटर वॉर के नाम से जाना जाता है या वीडियो गेम वॉर के नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अरब स्प्रिंग की बात करें, अरब स्प्रिंग का मतलब होता है प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग। तो कई सारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ थी वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी आ रही थी, जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी, तो उसको बोला गया अरब स्प्रिंग। सबसे पहले जो अरब स्प्रिंग आया वो आया ट्यूनीशिया में, उसके बाद मोरक्को, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट एंड बहरीन। द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन ट्यूनीशिया एंड स्प्रेड थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज इन वेस्ट एशिया। पीपल्स स्प्रिंग के नाम से जो डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी 1848 में यूरोप में। उसके बाद प्राग स्प्रिंग चेकोस्लोवाकिया 1968। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बार जो अरब स्प्रिंग की शुरुआत मानी जाती है वो ट्यूनीशिया से मानी जाती है। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं। उससे पहले यूरोप में और चेकोस्लोवाकिया। प्राग स्प्रिंग
ओके, सो अब हम कुछ इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा स्टेटमेंट वाले भी और क्वेश्चन DTRPS भी PGT के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसमें देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो इवेंट हैं वो कौन कौन से ईयर में हुए हैं। जैसे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, तो ये कब हुआ था, 1991 में। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989 में। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में। अफगान क्राइसिस हुआ था 1979 में। अब इसको ऑर्डर को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तीसरा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अफगान क्राइसिस मतलब चौथा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका फॉल ऑफ बर्लिन वॉल यानी कि दूसरा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका पहला। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग। तो मिलिट्री पैक्ट क्या था, वार्सा पैक्ट। वैसे ही अमेरिका का जो USA था उसका मिलिट्री पैक्ट था नाटो। इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म, सबसे पहले रिफॉर्म की इनिशिएट किसने किया था, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने इन रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया था। उसके बाद आप देखोगे द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया कौन थे, बोरिस येल्तसिन। इकोनॉमिक मॉडल, जो शॉक थेरेपी थी वो क्या था, एक तरीके का इकोनॉमिक मॉडल। द मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से थे, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो बोथ A and B वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद अपन देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग। सोवियत इकोनॉमी का नेचर क्या था, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। तो सोवियत यूनियन में या सोवियत इकोनॉमी में सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, तो ये सही हो जाएगा। स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टेट की ओनरशिप थी ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो सही हो जाएगा। पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, क्या लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम थी, क्या वो किसी भी तरीके का बिजनेस खोल सकते थे, तो ऐसा नहीं था। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो ये तो गलत कौन सा है, तो हमें क्या है, गलत ही पहचानना है। तो जो गलत है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन का आउटकम क्या नहीं था। तो ए पर नॉट वाला क्वेश्चन जो है वो ज़रूर ये देख लेंगे कि कहाँ नोट लगा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या परिणाम हुए एक बार देख लेते हैं। एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। तो सही बात है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से क्या हुआ कि जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी वो क्या हो गई, ख़त्म। तो सही बात है। बर्थ ऑफ द CIS यानी कि कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, सही बात है, जिसमें 8 कंट्रीज थे स्टार्टिंग में। चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, तो सही बात है, बैलेंस ऑफ पावर का क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसमें क्या था, पहले 2 सुपर पावर थी, फिर जो है वो जो वर्ल्ड हो गया वो यूनिपोलर हो गया और US की हेजेमनी हो गई। क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, तो ये नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर और दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर ये वीडियोज़ मिल जाएं। और तो अपनी जो DTRPS भी PGT का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहें। पेपर मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक हो जाना चाहिए। बाकी DTRPS भी का कभी भी कोई भरोसा नहीं होता है कि पेपर कब तक होगा। अपनी तैयारी जारी रखें ताकि जब पेपर आए तब आपकी तैयारी पूरी हो और आपके पास एकदम बढ़िया से नोट्स बने हों और आप तुरंत जब भी आपका ये पेपर का नोटिफिकेशन आएगा कि ये पेपर होने वाला है, तो उससे 1 महीने पहले आता है जब भी पेपर आता है, तो तब आप एकदम से आपके पास ऐसे नोट्स हो कि तुरंत आप उन नोट्स को फटाफट से गो थ्रू कर सकते हो। इसलिए ऐसे नोट्स बनाइए जो कि आप तुरंत उन्हें पढ़ सकते हैं। इसलिए डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।